क्योंकि वस्तुतः ये ब्राह्मण का ही काम होता है कि समाज के पथभ्रष्ट लोगों को किस तरीके से उसको धर्म के रास्ते पे लाया जाए। और निस्संदेह ये सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपके ऊपर अगर किसी के द्वारा किसी भी तरीके का दबाव डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है कि आपके अंदर की मजबूती कहीं और छुपी हुई है, जो मंदिरों में निहित है, जो ग्रंथों में निहित है, जो कि वस्तुतः धर्म में निहित है। उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है अनिकेत। आप लोग प्रत्येक दिन का कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, कहीं गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कहां चले गए सब लोग। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत लग्नेश 12वें भाव में नहीं है, एकादशवें भाव में उच्च के हैं। बुध जैसे ग्रह के साथ है, जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जातक का सवाल इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का है। लग्न के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ एकादशवें भाव में सूर्य जैसे ग्रह के साथ है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का एक साथ बैठना व्यक्ति को ये इंडिकेशन दे रहे हैं, ये तीनों चारों ग्रह, कि आपके राह में रोड़े हैं, आसान नहीं है। मंगल उच्च के, बहुत बढ़िया। और शनि मित्र की राशि में, गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना कन्या राशि में, और इसके अधिपति का इसको देख लेना, ये बहुत बढ़िया। गुरु मंगल का शिक्षक योग यहाँ भी बहुत बढ़िया। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि के, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी चंद्रमा कन्या राशि के, यहाँ पे चंद्रमा उच्च के शनि के साथ लग्नेश के साथ बैठ गए। कौन बैठ गए? छठे भाव के अधिपति, जहाँ गुरु उच्च के पहले से ही विराजमान है। दूसरे नंबर पे सूर्य का नीचभंग शुक्र ने करा, और मंगल यहाँ पे मित्र की राशि में राहु के साथ, जिसके अधिपति गुरु उच्च के हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये ग्रह स्थिति है। मंगल का प्रभाव यहाँ पे है और यहाँ भी है। शनि का प्रभाव यहाँ पे है। मंगल और शनि का संबंध धन, आर्थिक संपन्नता और भौतिकीय सुख, ये सब मिल जाता है। अब एक सवाल और एक ही उत्तर। 2021 के 5वें महीने से लेकर के आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। आप हैं जमशेदपुर, झारखंड से। सबसे पहले मैं एक बात कहता हूं कि कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के जो अधिपति होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और उनकी ही दशा आपके ऊपर से चल रही है। इस कुंडली में सूर्य और गुरु की दशाएं अच्छी जाएंगी, क्योंकि सूर्य इस कुंडली के लिए शुभ भाव के अधिपति होते हैं, और बैठे भी हैं वो जन्म कुंडली में कहाँ जाकर के? एकादशवें भाव में। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ भाव में लग्नेश के साथ जाकर के बैठना ये अच्छा बनाएगा। वस्तुतः वहां पे शुक्र और बुध दोनों ही अस्त होंगे, क्योंकि बुध 17 डिग्री के और शुक्र 10 डिग्री के और सूर्य 11 डिग्री के हैं। ऐसी अवस्था में कि बुध वक्री होंगे और अस्त भी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसके कारण आपके पंचम भाव यानी कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और रिकॉग्निशन वाला भाव थोड़ा सा कमजोर होगा। परंतु पंचम भाव बलवान है, क्योंकि गुरु, चंद्रमा और राहु के संपर्क में है। लेकिन उस पर एक प्रश्न चिन्ह राहु के देख लेने और केतु के साथ बैठ जाने के कारण। हालांकि गुरु केतु के साथ बैठे हैं, राहु के साथ नहीं बैठे हैं, इस वजह से कुछ पॉजिटिविटी उन्हें जरूर मिल जाएगी। परंतु गुरु वहां वक्री फिर से वापस हो जा रहे हैं। बुध और गुरु दोनों वक्री हैं, इस वजह से राह में रोड़े हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं। और आपके पास वक्त भी 2023 के अक्टूबर तक का है। उसके बाद भी आपकी कुंडली में भाग्येश की दशा चलेगी, तो कुछ लोग ये कहेंगे जरूर कि निश्चित रूप से ये कुछ अच्छे परिणाम दे देंगे, पर मैं उस पर बहुत ज्यादा व्यक्ति को इंतजार नहीं करवा सकता। कारण ये, क्योंकि यहाँ पे वो लग्नेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कई बार कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा के पास बल है, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा जो आपकी कुंडली में है वो कन्या राशि में, यहाँ पे भी उच्च के और यहाँ पे भी कन्या राशि में। परंतु चूंकि वो चंद्रमा राहु और केतु के संपर्क में भी हैं, गुरु राहु और केतु के संपर्क में भी हैं, इस कारण से भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ पे आपको मैं आपकी कुंडली में रिपोर्ट पे लेके आता हूं। आपकी कुंडली का जो जन्म माह है वो फाल्गुन और चैत्र का है। उत्तरायण में जन्मे हैं आप, ये ठीक है। कृष्ण पक्ष वसंत ऋतु, ये बहुत बढ़िया। व्यक्ति को प्रेम करने से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। शनिवार के जन्मे होने से लक्ष्य ऊंचा कई बार व्यक्ति बना ले, और उसके तत्परता से उस पर काम न करने के कारण कई बार व्यक्ति पिछड़ जाता है, तो आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं,
ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास सरकार से सपोर्ट और सरकारी क्षेत्रों का लाभ मिलने का संकेत मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ने पे हस्त नक्षत्र, जहां व्यक्ति निश्चित रूप से कई प्रकार के क्षेत्रों में सफल होते देखा जाएगा, चाहे वो खुद के व्यवसाय के रूप में हो, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे वो अच्छे पद की प्राप्त करने के और प्राप्त करके नौकरी करने को लेकर के हो। वृद्धि योग में जन्मे हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि ही प्राप्त करेंगे। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण सबसे अच्छी बात है कि आप झगड़ालू नहीं हैं, स्थिरता के साथ आपके सारे काम बनेंगे और आपके पास गंभीर और गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान ज्यादा है। आपको फंडामेंटल बेसिक जानकारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सुपरफिशियल आपको शोभा नहीं देगा। मतलब मेरे कहने का है कि आप जो है वो किसी भी चीज के तह तक जाकर के पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपकी कुंडली में अच्छी है। अब व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास बुध और चंद्रमा को देखना होगा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ बैठे हैं तो बुद्धिमान बनाएंगे क्योंकि सूर्य के साथ भी बैठे हैं। चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं तो यशस्विता का और गुणकारी होने का प्रभाव भी दिखेगा। लेकिन चंद्रमा और बुध जब एक दूसरे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी कमजोर हो सकती है। हमें इस बात के कारण ही हमें कभी ना कभी इस बात का दबाव झेलना पड़ सकता है कि हमारे उत्तर परीक्षा हॉल में बिल्कुल ही सटीक और सही हो। मतलब बार बार चीजों को एनालाइज करना, उनको मेमोराइज करने का प्रभाव आपको अपने अंदर विकसित करना चाहिए। ये दूसरी बात है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बन सकती हैं। आपका पराक्रम अच्छा है, आपका ज्ञान पक्ष अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अच्छा है, पर आपका धर्म अच्छा नहीं देख रहा हूं। मतलब आप कई बार पुरुषार्थी ज्यादा हो जाते हैं और आध्यात्मिक थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जब जन्म कुंडली में गुरु और मंगल का प्रभाव, गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है ना यहाँ पे, हालांकि उच्च के मंगल यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति के भाग्य का बल रहेगा। यहाँ भी मंगल सूर्य जो है वो नीच के हो रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ के अधिपति जो मंगल हैं वो जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि वस्तुतः आपकी कुंडली का लग्नेश होता है। लग्न और दशम भाव, नवम भाव के अधिपति का एक साथ आना ये अच्छा माना जाएगा। ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली का दशमांश चैप्टर खराब नहीं बना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 12वें अगर नहीं होते तो निसंदेह ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। यहाँ पे राहु की दृष्टि गुरु और मंगल दोनों को, और साथ ही साथ अगर मैं दृष्टि को थोड़ी देर के लिए रोक भी देता हूं तो यहाँ पे गुरु और मंगल का बैठना ही बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा और शनि का एक साथ बैठना आपकी कुंडली में दाम्पत्य को खराब नहीं करें, क्योंकि लग्नेश के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कमजोरीपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शुक्र हैं तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कभी कभी कमजोर हो सकती है। एक छोटा सा कंफ्यूजन दाम्पत्य में देखने को मिल सकता है। राहु और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में कई बार उग्रवाणी ऐसा संभव है, और मैं समझता हूं कि सप्तम भाव के अधिपति जो हैं वो नीच के हैं, पर उनका नीच भंग होगा क्योंकि शुक्र वहीं बैठे हैं। तो एक स्थिति में आने के बाद व्यक्ति पुनर्स्थापित अपने आप को कर लेता है। ससुराल से जुड़ने के बाद व्यक्ति का लाभ मिलता है, और पत्नी जो है वो थोड़ी बहुत स्वभावतः थोड़ी इगोइस्टिक नेचर की मिल जाती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु जो है वो नौमांश कुंडली में उच्च के हैं पर छठे भाव में है। इस वजह से प्रतियोगिता भाव भी अगर देखते हैं तो यहाँ के अधिपति बढ़िया है, लग्नेश भी होते हैं वो उच्च के हैं, पर उनका संग बुध के होने के कारण कई बार थोड़ी सी कमजोरी भी देखने को अवश्य मिलेगी। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर आपके लिए ठीक है, और मैं समझता हूं कि वो नौकरी देने वाले ही बन रहे हैं। दशम भाव के अधिपति होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं और सूर्य और शुक्र को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास सरकारी क्षेत्र का लाभ मिल जाता है। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी बलिष्ठ होने का प्रभाव और बहुत अच्छी स्थिति में चंद्रमा को कहा जा सकता है, जहां दाम्पत्य, प्रेम, सौहार्द और प्रेम का भाव और साथ ही साथ रिकॉग्निशन और मानसिक शांति बिल्कुल ही आसानी से व्यक्ति के पास होती है, उपलब्ध है। पर कंसंट्रेशन भंग ना हो इसका थोड़ा सा प्रयास जरूर करिएगा। मंगल आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं। इस अवस्था में अनुभव और ऊर्जा ये दोनों है, और साथ ही साथ व्यक्ति के पास मोरल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है व्यक्ति के पास, मंगल के पास। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं अपने आप को चालाक, समझदार और तार्किक बनाने के साथ साथ बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में आपको बेहतर बना रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आपको इमोशनल और साथ ही साथ सेंटिमेंटल बना रहे हैं, और उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। समाज के लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे भी एक वक्त पे आने के बाद। अभी राहु की दशा है, इस वजह से मशक्कत बढ़ेगी। 2036 तक आपको लाजवर धारण करना चाहिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। मैं वो मंत्र आपको भिजवा दूंगा, अगर आप मांगना होगा तो मुझे मांग लीजिएगा। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में आपको बल लगाना होगा। आजकल लोगों की शिकायतें मुझसे कई बार होती हैं कि कई बार जब मैं उनसे बात करता हूं तो ये कहते हैं लोग कि पंडित जी मेरी बेटी पूजा नहीं करती,
मेरा बेटा पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, वो कहता है कि मैं कर्म पे भरोसा करता हूँ। पर उन बेवकूफ़ मूर्खों को ये समझ में आना चाहिए कि वस्तुतः आपके काम सिर्फ उतने ही परिणाम दे सकते हैं। जैसे आज ही मेरे पास किसी की कुंडली आई थी, उनके एक जातिका थी जो बोल रही थी कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा करती हूँ पर मुझे वो मिलता नहीं। मैंने पूछा कि पूजा कितना करते हैं? बोले सामने से उत्तर आता है कि पंडित जी पूजा का वक्त ही नहीं मिल पाता, नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा इसी के कारण आपको जितना करती हूँ उतना मिलता नहीं है, जितना करती हूँ उतना नहीं मिलता है। कारण यही है क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे काम को सुगम और सुलभ बनाते हैं। सीधी सी बात है। आपको बड़ा साधारण सा उदाहरण देता हूं। अगर लिवर खराब रहे तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और दूसरे नंबर पे अगर नेत्र खराब होंगे तो नेत्रों पे चश्मे लगाने पड़ेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाने की आवश्यकता है कि जब आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी तो नेत्रों पे ना तो चश्मे की आवश्यकता होगी और ना तो आपके पेट की कमजोरी दिखेगी। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कमजोर है, तो हमें उस बल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये इतनी सी बात है। पूजा जरूरी है, मंत्र आवश्यक है, अपने जीवन में किसी न किसी मंत्र को जरूर शामिल करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दाम्पत्य का क्षेत्र ठीक है, आपके डेली बेसिस का इनकम ठीक होगा, आपका जो है वो मैं ज्ञान पक्ष ठीक देख रहा हूँ, इसको और भी ज्यादा गहराई से देखता हूँ तो आपकी कुंडली में निसंदेह ठीक है। और व्यक्ति जो है वो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से अपना बल बढ़ा लेगा और निस्संदेह ये अगर व्यक्ति चाहे तो इंजीनियर बन सकता है क्योंकि योग मंगल के अच्छे बन रहे हैं, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। नवांश कुंडली की भी स्थिति अच्छी बन रही है और टोटल तरीके से अगर देखूं तो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल भी हो जाएगा। पर राहु की दशा है, मेहनत करनी होगी क्योंकि ये 90% तक आपके पक्ष में परिणाम दे करके 10% आपसे खींच लेते हैं। ये काम रैंडमली हो जाता है। गुरु का प्रभाव ठीक रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेंगे। मंगल आपके मानसिक भ्रम और मानसिक चिंता, मानसिक दुर्बलता और मानसिक उग्रता को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से बजरंगबली के मंदिर का दर्शन और सरसों तेल का दीपक प्रत्येक दिन शाम में बजरंगबली को जलाया करिए। आपके पास साहस है, ऊर्जा है, सरकार है और आपके पास आपका मन भी है। ये बुद्धिमत्ता, ये तार्किकता, ये ज्ञान पक्ष और ये ज्ञान में घुस करके कुछ नया निकाल लेना, ये आपके पास है। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आलस्य मत करिएगा, आपके पास प्रभाव बहुत बढ़िया होने वाला है। इस कुंडली को आप सजा सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। पर कुंडली थोड़ी कमजोर क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, घर के आसपास ही रह करके आपको काम कर लेना चाहिए। अंक आपके लिए 5 अच्छा है। आपकी कुंडली के लिए दक्षिण दिशा अच्छी होगी। शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा होगा। आपकी कुंडली के लिए कन्या राशि और मकर राशि बहुत अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं, बुध अच्छे होते हैं और शनि अच्छे होते हैं। बाकी सूर्य भी अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। मंगल मारक होते हैं, शनि अच्छे होते हैं। मंगल गुरु आपकी कुंडली के लिए मारक होते हैं। चंद्रमा भी मेहनत करवाने वाले बनते हैं पर वो दे देंगे क्योंकि चंद्रमा तृतीय के अधिपति होकर के गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा तो अष्टम भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति, इन दोनों का संयोग जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के रिकॉग्निशन में मेहनत भी जुड़ेगा और लोभ भी जुड़ेगा और साथ ही साथ मशक्कत भी जुड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान के संकेत भी मिलेंगे क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो मैं उसे खराब नहीं कहूंगा पर फिर भी हमें सावधान अवश्य ही होना चाहिए। क्लियर है? दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बनी है। आपकी कुंडली जल्दी ही आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, प्लेसमेंट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पर हाँ, उसके लिए आपको निस्संदेह एक लाजवाब सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करनी चाहिए और उसके अतिरिक्त और कोई रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि कई बार लोग कुछ कुछ पहन लेते हैं पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल अच्छा है, परिणाम अच्छा देगा। षडबल में मंगल बढ़िया है, षडबल में शुक्र अच्छे दिख रहे हैं, षडबल में सूर्य भी अच्छे दिख रहे हैं और गुरु थोड़े कमजोर हैं। इस वजह से सच्चाई, अच्छाई, बुराई में कई बार व्यक्ति भेद नहीं कर पाता और कई बार अपने आप को तटस्थ रखता है या कई बार प्रैक्टिकल हो जाता है, गंभीर बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने आप को गंभीरता और गंभीर कामों में लगा लेता है। शनि वहां पे बैठ करके तीसरी दृष्टि से और यहाँ पे जन्म कुंडली में मंगल का भी प्रभाव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन का सुख बहुत ही सरलता से भोग लेता है। शनि की 7वीं दृष्टि आयु प्रदायक और मैं समझता हूं कि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे तो लग्नेश के ऊपर और जन्म कुंडली की पंचमेश के ऊपर और जन्म कुंडली के सुखेश के ऊपर अगर शनि का प्रभाव है, दशम भाव का अधिपति होकर के बैठा है तो नौकरी आदि की स्थितियां वो दे ही देते हैं, थोड़े विलंब के साथ पर वो मिल जाती है। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा नहीं होगा पर आपके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी वो दे देंगे।
आपके पास तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होगी और आपके पास अनुभव भी बहुत बढ़िया होगा। आप कभी भी मोरल वैल्यू से कमजोर नहीं होंगे, मतलब आप हमेशा ही अपने स्तर से ऊपर उठ करके सोचेंगे। अपने जीवन में धर्म को धारण करने की आवश्यकता है, ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता है, गीता जी को धारण करने की आवश्यकता है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की आवश्यकता है, दुर्गा जी के मंदिर के दर्शन की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन प्रत्येक हिंदू को किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। मैं ये बात बार बार कहता हूं। अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो निस्संदेह आपको मंदिर जाना ही होगा, क्योंकि वस्तुतः आपके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ और अपने धार्मिक स्थलों से आप दूर हो चुके हैं। ये स्थिति एक ब्राह्मण कह सकता है, क्योंकि वस्तुतः ये ब्राह्मण का ही काम होता है कि समाज के पथभ्रष्ट लोगों को किस तरीके से उसको धर्म के रास्ते पे लाया जाए। और निस्संदेह ये सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपके ऊपर अगर किसी के द्वारा किसी भी तरीके का दबाव डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है कि आपके अंदर की मजबूती कहीं और छुपी हुई है, जो मंदिरों में निहित है, जो ग्रंथों में निहित है, जो कि वस्तुतः धर्म में निहित है। अब आपकी कुंडली में मैं धन योग दिखाता हूं कि कुंडली में कितने प्रकार के धन योग लगे हैं। जैसे लग्न के अधिपति का उच्चस्थ होना, पर यह कमजोर थोड़ा होगा क्योंकि बुध वहीं बैठे हैं, पर वो व्यक्ति को प्राप्त सारी चीजें करवा दे। धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना, यह भी अच्छा होता है। पराक्रम भाव के अधिपति का तृतीय में आना, यह मेहनत करवाएगा तब देगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना, महाभाग्यशाली योग, यह अच्छा होता है और गुरु से देखे जाने से इसको चतुर्थ भाव को और बल मिलेगा। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, रिकॉग्निशन और धन धान्य संपत्ति श्रेष्ठ और संभ्रांत ये बना देंगे और उसे योग्य बना देते हैं। छठे भाव के अधिपति का लाभ में जाना, यह अच्छा नहीं होता, इसे दारिद्र दोष कहते हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में सावधान, सतर्क और किसी को लेन देन से बचना चाहिए, किसी को भी देने से बचना चाहिए, खास करके मंगल की दशा में भी बोल रहा हूं। सप्तम भाव के अधिपति का उच्चस्थ होना, दाम्पत्य का क्षेत्र लाभकारी होता है, गुरु से दृष्ट है, खराब नहीं है। मैं समझता हूं कि वहां पे किसी भी तरीके से अगर गुरु का प्रभाव है तो आपको लाभ दे ही देगा। अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में आना, आपकी कुंडली में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का योग यही ग्रह लगा रहा है और इसीलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। नवम भाव में उच्च का ग्रह, ये नवम भाव को मजबूती, जिसके कारण व्यक्ति का भाग्यशाली और व्यक्ति समाज में भाग्यशाली माना जाता है। उसके काम बनेंगे और उसके पहुंचने से पहले उसका भाग्य पहुंच जाता है। इस वजह से मैं इसे अच्छा कहूंगा और ये सबसे ज्यादा आपकी कुंडली की अच्छी बात है। दशम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति होकर के शनि इस कुंडली में योग कारक, धन भाव में जाना, धन भाव में भाग्य भाव और दशम भाव के अधिपति के जाने से व्यक्ति कई बार जब तक जीता रहता है तब तक उसके सामने काम पड़े रहते हैं और उसके काम कभी खत्म नहीं होते। द्वितीय भाव के शनि व्यक्ति को गंभीर बनाएंगे और साथ ही साथ उसको इहलौकिक और पारलौकिक संबंधों को देखने वाला और जोड़ने वाला बना देंगे। आपके पास धर्म, आपके पास पूर्वज, आपके पास पिता का सुख, आपके पास पिता का होना, आपके पास पिता से संपत्ति का प्राप्त होना, आपके पास पैतृक संपत्ति और पिता का आशीर्वाद और पूर्वजों का आशीर्वाद, धर्म और अध्यात्म का आशीर्वाद आपके पास है। एकादशवें भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठ करके क्रमशः बुध और गुरु का परिवर्तन करना, ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से भी कई गुना ज्यादा लाभकारी हो सकता है। अगर कमजोरी क्या है, गुरु का राहु केतु के संपर्क में आना, शुक्र के साथ बुध का बैठ जाना, सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ जाना और जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठ जाना, ये कुछ कमजोरी हो सकती है। तीसरे नंबर पे कमजोरी राहु के साथ मंगल का बैठना, कई बार ये दाम्पत्य में कमजोरीपन का एहसास कराते हैं। शनि के साथ चंद्रमा का बैठना, थोड़ी बहुत प्रभाव की स्थिति, सूर्य का नीच का होना और बुध का जन्म कुंडली में गुरु से षडाष्टक में जाना, ये ठीक नहीं होता। गुरु का चतुर्थ भाव अगर जन्म कुंडली में यही चतुर्थ जो 4 नंबर यहाँ लिखा है, अगर यहाँ लिख देता, 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 यहाँ लिख देता तो अच्छा हो जाता, पर वो फिर भी आपको साहस देंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बनी है। मैं समझता हूं कि दशम भाव के अधिपति का लग्न में जाना और कहीं ना कहीं भाग्येश के साथ जुड़ना आपकी कुंडली को मजबूती दे सकती है, पर अगर सूर्य 12 में नहीं होते तो मशक्कत के लिए मैं नहीं कहता और ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके मेहनत करिए। आंख खुले रख करके मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सो नहीं सकते, इंतजार नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते और समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहु की दशा है, आपसे पूरी लेगी तभी आपको देगी। इस कुंडली में संतान वगैरह का कष्ट नहीं है, इस कुंडली में ऋण वगैरह में जाने के संकेत हैं, इस वजह से बचना जरूर चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी इस मामले में हो रही है कि आपको क्रोध और उग्रता ये दोनों इस मामले में है। इसको आप सही तरीके से उसका समायोजन किस तरीके से कर लेंगे, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थ्रस्ट पावर कुंडली की कमजोर है क्योंकि केंद्र खाली है, आपको इस पे बल देना होगा। अपने बेसिक नॉलेज पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, चीजों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और किसी से भी संबंध वाणी के रूप में कमजोर नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में आपके पास छोटे भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है, इस वजह से उनके साथ संबंध अगर होंगे तो अच्छा बना करके रखिएगा। अब क्या बताऊं,
कुछ इसी तरह कौन से ग्रह कितने प्रतिशत के परिणाम में है ये बता देता हूं। लोग पूछते हैं, सूर्य आपकी कुंडली में 25% का परिणाम देंगे, चंद्रमा 100%, मंगल 25%, बुध 100%, गुरु 50%, शुक्र 25%, शनि 0%, राहु और केतु 25-25। शनि 0 मैंने कहा है, उसको सिद्ध करता हूं। ये दोनों ही भाव जन्म कुंडली में भाव के आधार पर अच्छे बने हैं, पर इस शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और ऊपर से जन्म कुंडली में इससे चौथे घर में शनि ने सूर्य, बुध और शुक्र तीनों को देखा है। इस शनि की दृष्टि जब यहां जाएगी तो वस्तुतः गुरु भी यहां देखेंगे, और यहां के अधिपति जब इसको परिवर्तन में करेंगे तो एक अलग लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि पर जाने से भाग्य का लाभ और दशम का लाभ मिलेगा, धर्म कर्माधिपति योग बनेगा, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति वस्तुतः लाभ भाव को देख रहे हैं, धर्म भाव के अधिपति वस्तुतः लाभ को देख रहे हैं, जो कि लाभ के कारक गुरु भी उसको देख रहे हैं। परंतु वो कमजोर कहां हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में वो 26 डिग्री का है। इस कारण से उसके पास एक शुभ ग्रह की भी अगर दृष्टि बन जाती तो कुछ अच्छाइयां मिल जाती। एक पॉजिटिव जो फीलिंग है वो शनि को मिल सकता है। शनि से चौथे दो शुभ ग्रह बैठे हैं, इस वजह से तो जो मैंने 0% की बात कही थी, इसको फिर से वापस उलट करके मैं 25% तक ला सकता हूं। दूसरा कारण, क्योंकि यहां पे शनि जो है वो लग्नेश होकर के उच्च के साथ बैठे हैं। और तीसरी कारण की स्थिति ये बन रही है क्योंकि यहां पे शनि जो है वो स्वग्रही हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 25% तक आपके भाग्य का लाभ मिल रहा है, आपको उसको 50% तक भी लेकर के आ जाएंगे। मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, गाय की सेवा, नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ आदि देने से आपका जो आभा मंडल है वो शनि के कारण प्रभावित नहीं होगा और निश्चित रूप से आप विजित हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं बताऊं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।